हम लोग एक ओम का उच्चारण करेंगे और ओम के उच्चारण के साथ में हम अपनी आगे की जो आरंभ करेंगे। ओम। तो आज का जो विषय है आपको पता है जैसे पंचकर्म है, पिछली बार भी हमने पंचकर्म पर चर्चा की थी। लेकिन आ, मिस होने के कारण, उसकी रिकॉर्डिंग मिस होने के कारण इसको हम थोड़ा सा पुराना जो इसमें पंचकर्म का विषय है, ये जो इसके और अंग हैं। तो पंचकर्म संक्षिप्त रूप में मैं आपको पंचकर्म आयुर्वेद का एक भाग है और पंचकर्म में हम लोग समझते हैं कि जो अ, विभिन्न प्रकार की हमें समस्याएं हैं उसको हम शोधन करके और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करके शरीर को लायक बनाते हैं चिकित्सा के लिए। तो जो आयुर्वेद के हमारे निदान भाग और संशमन भाग है, उसका तो तीसरा भाग है वो पंचकर्म है। तो उन दोनों भागों के लिए तैयार करने के लिए पंचकर्म एक नींव का कार्य करता है। इसलिए पंचकर्म बहुत आवश्यक है। और किस प्रकार से जो एलोपैथिक चिकित्सा है या पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति है, उसमें विभिन्न परिस्थिति के अनुसार उन्होंने उसका जन्म हुआ है, जिस तरह के वो माहौल में थी, जो भी उनकी विचारधारा है वो उनके हिसाब से मनुष्य चाहते थोड़ी नेटवर्क की समस्या हो रही है। समझ रहे हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एक समग्र दृष्टिकोण लेके चलती है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों में वह स्वास्थ्य की परिभाषा देती है। तो इसलिए आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम बहुत सारे आयामों को हमें जानना पड़ता है और केवल इसमें औषधि प्रमुख नहीं होती है। एक सर्वांगीण विकास के लिए क्या-क्या चीज का हम चुनाव करें, हम अपनी जीवन शैली कैसी अपनाएं, जिसमें अ, हमारी शारीरिक स्थिति कैसी हो, हमारी मानसिक अवस्था कैसी हो और हमारे आध्यात्मिक अ, जो ज्ञान है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर और मन पर कैसा पड़ रहा है, उसके लिए हमारा क्या प्रयास है, उसकी बारे में भी वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। तो इसलिए उसी क्रम में पंचकर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेद का भाग है, जिसमें हम विभिन्न विधियों से अपने आप को, शरीर को, मन को तैयार करते हैं, शांत करते हैं, ताकि वो रोगों से लड़ने की उसके अंदर एक इम्यूनिटी पावर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। तो पंचकर्म के जो इसमें मुख्य जो इसमें विषय हैं, क्या है वह और उसकी उपयोगिता क्या है और
इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और दैनिक जीवन में इनका क्या प्रयोग है, मुख्य रूप से इस मॉड्यूल में आपको ये बताया गया है। अब जैसे कि पंचकर्म में त्रिविध चिकित्सा बोली गई है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि तीसरा भाग है पंचकर्म, 2 भाग है, निदान परिवर्जन और संशमन। तो निदान परिवर्जन जो है उसमें हम चीज़ों का निदान करते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को शरीर में से निकालना है हमें, तो उसको निकालने से पहले या उसका उपचार करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए और उसके लिए प्रॉपर उपचार करने के लिए प्रॉपर हम कुछ औषधि देना चाहते हैं, तो शरीर का शोधन होना आवश्यक है, ऐसी आयुर्वेद की मान्यता है। इसलिए ये जो दोनों भागों को साधने के लिए पंचकर्म बहुत आवश्यक है। पंचकर्म का मतलब आप समझते होंगे 5 उपचारों से 5 उपचारों का इसके अंदर वर्णन जिसमें हो, वह पंचकर्म है। तो वह 5 उपचार मुख्य रूप से क्या हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी उपशाखाएँ भी हैं, जिनको हमें समझना होता है। और शरीर में से जो हमारे विषाक्त चीज़ें हैं, उनको निकालने के लिए पंचकर्म विद्या का प्रयोग किया गया है। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, और जब विभिन्न प्रकार के स्रोतों में गंदगी पैदा होने लगती है, गंदगी जमने लगती है, तो वह शरीर की अशुद्धता का कारण होते हैं। शरीर की गड़बड़ी की, शरीर में रक्त में अ, अम्ल भरने का कारण है। इसलिए हमें यह देखना है कि हमारा रक्त शुद्ध रहे, रक्त में अम्ल की मात्रा कम रहे। मूल बात ये होती है। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के तो शोधन उसके लिए कि आपके ऊपर की तरफ यदि लीवर में गड़बड़ी है, ऊपर की तरफ आपको ब्लोटिंग आती है और आपको अम्ल आता है, तो वमन का प्रावधान है। आपका पेट साफ नहीं होता तो विरेचन का प्रावधान है। यदि आपको मूत्र सही से जिन व्यक्तियों को मूत्र की समस्या है और रुक रहा है, तो उसमें कैसे उनका मूत्र का निष्कासन हो, कैसे उचित प्रकार से स्वेदन हो। अगर किसी को पसीना ढंग से नहीं आता तो उसका कैसे शरीर में से टॉक्सिन बाहर निकलेंगे। सारी ये प्रक्रिया यदि आयुर्वेद में बोला गया है, यदि आपका मल उचित रूप से आपके शरीर में से बाहर निकलता है, आहार आपका अच्छा है, निद्रा आपकी अच्छी है, तो आपको वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना निदान आपका खुद हो जाता है। तो ये हमें इसमें ध्यान देना होगा। पंचकर्म के अंतर्गत ये मुख्य रूप से आता है। क्लींजिंग इसका एक वो है शरीर की स्रोतों की शुद्धि। तो पंचकर्म का सिद्धांत भी मुख्य रूप से यही है कि संचार प्रणाली हमारी एकदम शुद्ध और क्लियर बनी रहे। यही हमारे पंचकर्म का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें पंचकर्म में जो मुख्य महत्व है, जैसे रोग प्रतिरक्षात्मक पंचकर्म होता है, संवर्धन पंचकर्म और उन्हें के लिए, और अपने जैसन पंचकर्म उपचारात्मक पंचकर्म में हम रोगग्रस्त व्यक्ति के उपचारों, उनकी समाप्ति के लिए उपचार होता है। इसमें हम मतलब पूरी तरीके से क्योर वाली प्रकृति को भी पंचकर्म के अंदर अपनाया जाता है कि व्यक्ति का प्रॉपर क्योर हो उसका। अब पंचकर्म में 3 प्रकार के कर्म है मुख्य रूप से, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो अब जैसे कि शरीर में से विष को निकालने का काम पंचकर्म में हो रहा है, और चयापचय प्रक्रिया में सुधार लाना है,
पंचकर्म के माध्यम से, यानी कि दीपन, पाचन, उसके अंदर मरीज के अंदर के अंदर पैदा करना है। तो हमें पूर्व कर्म क्या है इसमें, मुख्य कर्म से पहले क्या करना चाहिए? फिर स्नेहन हो, स्वेदन हो, यानी कि तो उसके अंदर बल आने लगेगा, है ना। प्रधान तैयार होंगे। अब प्रधान कर्म, जैसे किसी को अब अमन विरेचन बस्ती लिखना है, तो अगर उसके अंदर बल नहीं होगा तो वमन और विरेचन नहीं दे पाएगा। इसलिए थोड़ा उसके अंदर बल आना चाहिए। तो इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। प्रधान कर्म में मुख्य रूप से वमन विरेचन आता है, बस्ती आती है, नस्य आता है और रक्तमोचन आते हैं। जैसे ब्लड को निकालना है, लीचिंग थेरेपी है, इस प्रकार की प्रक्रिया इसके अंदर होती है। पश्चात कर्म क्या होते हैं? तो पश्चात कर्म में क्या है, मुख्य कर्म के बाद की जाने वाली क्रियाएं, इसमें संसर्जन क्रम और रसायन आते हैं। जैसे कि क्या इसमें प्रॉपरली हमें आहार वगैरह वर्णन करना है, और उसके बाद बॉडी में बल आए। रसायन मतलब एक बल पैदा हो शरीर में, होता है, पुनरुत्थान का काम करता है शरीर में, एक कोशिकाओं को इसमें वर्ण किया जाता है। इसमें ये जो पंचकर्म विधि अगर हम प्रॉपर तरीके से चुनाव करते हैं तो ये हमारी पूर्व और पश्चात कर्म हमारी रोगों के अनुसार हम अगर सेलेक्ट करके करते हैं तो रोगी को इसमें प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए जैसे हमारे शरीर में क्या है कि जो दोष हैं और अशुद्धियां हैं, उन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं। उन्हें आसानी से निकालने के लिए हमें घृत, दही, दूध और जो और भी जो योग हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और जो आभ्यंतरिक प्रयोग हैं उनसे अ, दूसरे दोषों को बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, ताकि मुख्य शोधन प्रक्रिया के द्वारा हमने समझा कि कोशिका के स्तर में भी हम विषाक्त पदार्थों को जो जमे रहते हैं अंदर तक उनको बाहर निकाला जा सके। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और चलायमान बनाकर हाथों में आने के लिए उन्हें अनुमति देता है। इस प्रकार का शोधन शरीर की व्याधि प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। मतलब जो दोष चुके हैं उनको कोष्ठ में लाया जाता है, फिर उनको बाहर निकाला जाता है। ये इस तरह की प्रक्रिया है इसकी। आ, ये हमें आ, इसका इतना अच्छा एक वो देखने को मिलता है गुण। तो ये और इसके बाद में क्या है कि जब हम शरीर में से निकाल देते हैं तो एक रिजुविनेशन यानी कि कायाकल्प का प्रयोग किया जाता है रसायन चिकित्सा के माध्यम से। अब पंचकर्म में आप जैसे देखेंगे कि पहले क्या क्या किया गया, पूर्व कर्म किया तो उसमें क्या क्या हुआ, दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, ये हम सब समझ जाएंगे तो हमें काफी कुछ रोगी को ठीक करने में या अपने आप को भी रोग मुक्त करने में बहुत आसानी होती है। मतलब आप ये समझिए कि जैसे हम आयुर्वेद को समझते हैं, तो आयुर्वेद को समझते हैं तो घरेलू उपचार समझते हैं, कुछ घरेलू उपचार का ज्ञान कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दिनचर्या का कर लेते हैं, लेकिन गलती कहाँ करते हैं हम?
मुख्य रूप से आहार द्रव्यों का ज्ञान नहीं करते कि किस आहार द्रव्य में कौन से गुण है, हमारी प्रकृति क्या है, और तीसरी चीज हम उनकी हमारी प्रकृति के साथ मैचअप क्या हो रहा है, एक तो वो नहीं समझा हमने। दूसरा, उसके बाद जो हमारे शरीर में विषाक्त क्रियाएं हुई, उनको निकालने के लिए क्या तरीका है, वो नहीं समझते हैं हम। तो पंचकर्म उसमें बहुत लाभकारी है, इसलिए हमें पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो पश्चात कर्म उसमें हो गया संसर्जन, शमन और रसायन। प्रधान कर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोचन, ये मुख्य कर्म जो है पंचकर्म के, वो ये है। लेकिन पूर्व तो हमें अच्छे से समझना है, तो मुख्य प्रक्रिया है इसमें, उप प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया और प्रक्रिया